नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। 12 अक्टूबर को होने वाली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आज हम मई के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस पीडीएफ को लक्ष्य पीसीएस ने तैयार किया है। इसको प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य पीसीएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या दिए गए नंबर 9696357422 पर कॉन्टेक्ट कर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम करंट अफेयर्स देखते हैं। हमारे पास पहले मई 2025 में नेशनल करंट अफेयर्स है। पहली न्यूज है कि 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया 21 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा। कहां पर? देशनोक राजस्थान में। ठीक है, तो देशनोक राजस्थान में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया 21 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा। इस परियोजना की लागत है 1100 करोड़ रुपए से अधिक। राज्यवार विवरण यदि देखा जाए तो इसमें यूपी में 19 अमृत भारत स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। कितने? उत्तर प्रदेश में 19 अमृत भारत स्टेशन बनेंगे, इसके तहत ये घोषणा की गई है। तो हमको उत्तर प्रदेश का याद रहना चाहिए। इसका निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। उद्देश्य है देश भर के रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण करना और उन्हें सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना। ठीक है, तो जब रेलवे स्टेशन होगा वो सिटी सेंटर बनेगा और उसको जो पुराने रेलवे स्टेशन है, जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो पुराना है, तो उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, यूपी में कितने अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं? 19 अमृत भारत स्टेशन। ठीक है, कब उद्घाटन किया गया इसका? 21 मई 2025 को। कहां पर? देशनोक राजस्थान में। आइए आगे देखते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास भारतीय सेना के प्रमुख जितने भी हैं दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे वहाँ पे? जनरल अनिल चौहान। सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वायुसेना प्रमुख है एयर मार्शल एपी सिंह। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान, जिनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है अभी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी है जी है। नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी हैं। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह है। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रहना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 जारी की है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा। इसमें क्या है? जन्म दर में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी गति से गिरावट आई है। कहां पर? तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में। ठीक है, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट किसने जारी की है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने। इसमें यदि देखा जाए तो तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में क्या हुआ है? जन्म दर में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी गति से गिरावट आई है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत भारतीय जन्म दर कितना है? तो 2021 में है 19.3 प्रति 1,000 पर। ठीक है, प्रतिवर्ष गिरावट इसमें कितनी देखी गई? 1.12% की गिरावट। सबसे तेज गिरावट तमिलनाडु में देखी गई 2.35%, फिर दिल्ली में 2.23%, केरल में 2.05%। सबसे धीमी गिरावट यदि पूछा जाए कहाँ देखी गई है तो राजस्थान में 0.48%। एकमात्र राज्य है जहां पर 2016-21 के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई, वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जन्म दर में गिरावट नहीं आई है, वहां पर वृद्धि देखी गई है। ठीक है, कुल प्रजनन दर यदि देखा जाए 2021 में तो भारत में 2.0 है। सर्वाधिक कहां पर? बिहार में 3.0, यूपी में 2.7 है। ये पेपर में भी पूछा गया है किसी न किसी पेपर में हाल फिलहाल के। बिहार में प्रजनन दर कितनी है? 3.0। उत्तर प्रदेश में 2.7। सबसे कम कहां पर है जन्म दर प्रजनन दर? तो पश्चिम बंगाल में 1.4। दिल्ली में भी कितनी है? 1.4। केरल में है 1.5। ठीक है, जातिगत गणना को मंजूरी मिली है 30 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति द्वारा। जातिगत गणना कब शामिल होगी? हमारी जो आगामी जनगणना होने वाली 2025-26 में, उसमें जाति जनगणना को शामिल किया जाएगा। ये क्या? ये लगभग एक सदी बाद पहली बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा अन्य जातियों की गणना को जनगणना में समावेशित किया गया। ठीक है, अभी तक जितनी भी जनगणना होती है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना तो की जाती थी, लेकिन अन्य जातियों की जनगणना नहीं की जाती थी। 1931 के बाद से क्या हुआ था कि 1931 के बाद से ये सब जो जातिगत जनगणना थी उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसको अभी मोदी जी फिर से शुरू कर रहे हैं। यही उसमें दिया हुआ है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1931 के बाद केवल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और धार्मिक जनसंख्या का ही आंकड़ा संकलित किया जाता था। अन्य सभी जातियों की गणना को स्वतंत्रता के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1951 में रिपोर्ट तो बनी थी, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? सरकार के अनुसार इससे सामाजिक न्याय और लक्षित विकास योजना को बेहतर दिशा मिलेगी। ठीक है, पांचवा समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरुआत हुई 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा। पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत कब हुई है? 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य है देश के तटीय यानी कोस्टल क्षेत्र में समुद्री मत्स्य समुदायों का व्यापक डिजिटल डेटा संग्रहण करना। ठीक है, तो जितने भी मत्स्य समुदाय जो मछली पालन करते हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरिया में रहकर मछली पालन करते हैं, उनका डिजिटल डेटा संग्रहण करना, यही इसका उद्देश्य है। किसका? पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का। पिछले जनगणना कब हुई थी? 2016 में। विशेषता क्या है? ये पूरी तरह से डिजिटल होगी यह जनगणना। इसमें मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा, जिसका कौन सा मोबाइल ऐप है? व्यास 9। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्यास 9 मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो समुद्री मत्स्य पालन जनगणना से संबंधित है। ठीक है, व्यास 9 है ना। फिर समुद्री मत्स्य पालन जनगणना आयोजित होती प्रत्येक 5 वर्ष में। उद्देश्य है मछुआरों एवं संबंधित अवसंरचना का दस्तावेजीकरण करना। ठीक है, अगला है हमारे पास आयुष्मान वय वंदना योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, आयुष्मान वय वंदना योजना किसने शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने।
इसमें वरिष्ठ नागरिकों हेतु 70 वर्ष या जो उससे अधिक वाले जो नागरिक होते हैं उनके लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। इसमें कवरेज राशि क्या है? 10 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा। 5 लाख रुपए हमको आयुष्मान भारत से तो मिल ही रहे हैं, 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार इसमें और लगाएगी, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है। पात्रता इसके लिए क्या है? दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए, आयु उसकी 70 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना भी अभी यहाँ पे पता चल गया, हम देख लेते हैं। अभी आपने एई का पेपर देखा होगा, ठीक है, तो एई के पेपर में जो योजना पूछी गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, उसमें किस तारीख को लागू हुई, डेट के साथ ईयर पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जितनी भी योजना है वो आप डेट के साथ याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको एक सवाल एक्स्ट्रा या 2 सवाल एक्स्ट्रा करके आना है तो डेट के साथ में सारी योजनाएं याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2018 को। कब हुई? 23 सितंबर 2018 को। प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा आयुष्मान भारत के तहत। आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली सरकार की है, 28 अप्रैल को शुरू हुई। ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने अभी सलाह मांगी, आपको पता होगा यदि आप न्यूज देख रहे होंगे, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है 14 मई को। ठीक है, 14 मई को 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सलाह मांगी गई है आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट को 143 कह के सलाह मांग लेते हैं। ठीक है, क्या है ये? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनों या तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है ना। इसमें 2 विषयों पर सलाह मांग सकता है, एक संविधान के पहले वाले मुद्दों पर, दूसरा कौन सा? संविधान बनने के बाद वाले मुद्दे पर। ठीक है, तो पहले वाले मुद्दे पर क्या होगा? पहले वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, संविधान बनने के बाद वाले मुद्दे पर वो बाध्य नहीं है, वो मना कर सकता है कि भैया मैं इस पे आपको सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आया जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी और ऐसे निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना गया था। ठीक है, अब तक लगभग 15 बार राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा चुकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे है हमारे पास डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, यानी आर्टिकल 21 के अंदर शामिल हो गया। तो अगर पेपर में आ जाए कि कौन सा आर्टिकल 21 में शामिल नहीं है तो डिजिटल पहुंच लगा के मत आ जाना। ठीक है, डिजिटल पहुंच अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक है, ये निर्णय किसने दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने। अगला है हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज नियम 2025 अधिसूचित हुआ है 24 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कब से प्रभावी होगा? 25 अप्रैल 2025 से। ठीक है, इसका उद्देश्य है ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के तहत छोटे अपराधों के त्वरित निपटान के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था प्रदान करना। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत छोटे अपराधों के त्वरित निपटान के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था प्रदान करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, लागू किस पे होगा? ये फार्मा कंपनियों और संबंधित व्यक्ति दोनों पर। ठीक है, खिचड़ी उत्खनन, संशोधन कर पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। किसको? पुरातत्वविद अमरनाथ रामकृष्ण को। ठीक है, तो खिचड़ी उत्खनन कहाँ पर हुआ हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। खिचड़ी उत्खनन कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, खिचड़ी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। खिचड़ी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, संगम युग की शहरी सभ्यता का ऐतिहासिक प्रमाण है खिचड़ी उत्खनन में। पुरातत्वविद अमरनाथ रामकृष्ण को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करने की बात कही गई। ठीक है, अगला है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है, इसकी नवीन व्याख्या किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की नई व्याख्या दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी परिभाषा दी है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कोर्ट द्वारा घोषित नया विधिक सिद्धांत केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, पुराने मामलों या पूर्ववर्ती कार्यों का प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जस्टिस एम चोकालिंगम समिति का निर्देश जारी किया सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु में अगले 3 महीनों में सभी आगमिक मंदिरों की पहचान करनी है। तो ठीक है, जस्टिस एम चोकालिंगम ने किसकी? सभी आगमिक मंदिर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस एम चोकालिंगम समिति बनी। ठीक है, तो पेपर में आ जाए जस्टिस एम चोकालिंगम समिति किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु में अगले 3 महीनों में सभी आगमिक मंदिरों की पहचान करनी है। तो ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। आगमिक मंदिर क्या होते हैं? ऐसे मंदिर जो तमिल और संस्कृत के बीच प्राचीन अगम शास्त्रों के अनुसार निर्मित और संचालित किए गए हैं। ठीक है, तो अगम शास्त्रों के अनुसार जो मंदिर चलते हैं उसको क्या कहते हैं? आगमिक मंदिर। बरोबर। आर्थिक घटनाक्रम देखते हैं, इसमें है पहली न्यूज हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर उपकरण लॉन्च किया किसने? 22 मई को। किसने? टेलीकॉम विभाग द्वारा। ठीक है, अभी कहीं पूछा गया सवाल है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किसने जारी किया है? TRAI ने। ठीक है, ट्राई ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जारी किया है साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए। कब? 22 मई को। ठीक है, भारत में नेट FDI कितनी है 2024-25 में? नेट FDI के आंकड़े जारी किए RBI ने। नेट FDI 2023-24 में $10.1 बिलियन है। ठीक है, तो जो थी और जो 2024-25 में घट के $0.4 बिलियन हो गई। तो जो 2023-24 में कितनी थी? $10.1 बिलियन, 2024-25 में घट के कितनी होगी?
$0.4 बिलियन, ठीक है। इसमें कितनी 96% की गिरावट दिखी गई है, ठीक है, भारत के नेट एफडीआई में। समझ में आया? भारत 6G पेटेंट फाइलिंग में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। भारत 6G मिशन का लक्ष्य है 2030 तक देश को वैश्विक 6G नेता बनाने का लक्ष्य है, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बीएसएनएल ने अब 4G नेटवर्क लॉन्च किया है। और हम 6G नेता कब तक बनने वाले का लक्ष्य है? 2030 तक। हम कुछ भी लक्ष्य सोच लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। अमेरिका चीन अस्थायी व्यापार समझौते की घोषणा हुई है 12 मई को जिनेवा में वार्ता के बाद अमेरिका और चीन के द्वारा, ठीक है। लागू कब तक है? 90 दिनों तक। टैरिफ में कटौती की गई 115% की। यूएसए द्वारा चीनी वस्तुओं पर टैरिफ कितना? 30%। पहले कितना था? 145%। चीन द्वारा यूएसए की वस्तुओं पर टैरिफ कितना हो गया? अब 10%। पहले कितना था? 125%, ठीक है ना। अगला है हमारे पास कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना। कोयला गैसीकरण प्लांट विकास एवं उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है कोयला मंत्रालय और चयनित आवेदकों के मध्य, ठीक है। चयनित आवेदक कौन से इसमें? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यह कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू कब हुई थी? 24 जनवरी 2024 को। उद्देश्य है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना, ठीक है। ये कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान पर संश्लेषण गैस यानी सिन गैस में बदल दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन 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 डाई पता नहीं क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CH2H2O, ठीक है। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना, ठीक है। स्टारलिंक को मंजूरी मिली 7 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने हेतु, ठीक है। स्टारलिंक के मालिक कौन है? एलन मस्क। सेवा प्रदाताओं को डेटा भारत में ही रखना होगा, ऐसा नियम बनाया गया है। जो जितने भी सेवा प्रदाता होंगे उनको डेटा भारत में ही रखना होगा, ठीक है। इससे कड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी किसकी? जियो एयरटेल से स्टारलिंक की, ठीक है। अगला है हमारे पास यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट जारी की है यूएसए द्वारा। भारत फिर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे प्रभावित होंगे फार्मा सेक्टर, टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा क्षेत्र, ठीक है। अगला हमारे पास राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए 29 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन क्या है? तो यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नई पहल है, ठीक है। उद्देश्य है भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान से 16 से 17% तक बढ़ाना, ठीक है। इसकी घोषणा की है केंद्रीय बजट 2025 में। देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान लगभग कितना है? 30%, ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को विस्तृत दिशा निर्देश कब जारी किए गए? 29 अप्रैल को। किसने? भारत सरकार ने। क्या है ये? तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नई पहल है, राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। इसका उद्देश्य है कि भारत के जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, इसकी हिस्सेदारी को वर्तमान में जैसे 100 है तो उसको 16-17% और बढ़ा देना, ठीक है। इसकी घोषणा की कब घोषणा की गई? तो केंद्रीय बजट 2025 में। देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान कितना है? लगभग 30%, ठीक है। अगला है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने, यूएन देशा द्वारा। वैश्विक असमानता और आर्थिक असुरक्षा में इसके तहत क्या हुआ है कि वैश्विक असमानता और आर्थिक असुरक्षा में वृद्धि हुई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक असुरक्षा और असमानता के बढ़ते संकट को उजागर करना। अब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारे पास पहली न्यूज है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 3 2025 कहाँ पर कब आयोजित हुआ? 9 से 13 जून 2025 को। कहाँ पर? नीस, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में एक जगह है नीस, वहां पर UNOC, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है 9 से 13 जून 2025 को। इसकी मेजबानी दो देशों ने मिलकर की, एक फ्रांस ने, एक कोस्टा रिका ने, ठीक है। इसका थीम था महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी पक्षों को सक्रिय करना और कार्यवाही तेज करना, ठीक है। उद्देश्य इसका SDG 14 लाइफ बिलो वाटर के क्रियान्वयन को समर्थन देना। अगला है हमारे पास भारत कनाडा संबंध सुधारने की पहली बार टेलीफोन पर वार्ता हुई है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा के नई विदेश मंत्री अनीता आनंद के मध्य, ठीक है। फोन पे वार्ता हुई है। इस फोन पे वार्ता से क्या क्या मतलब निकला है कि राजनयिक बहाली पर सहमति हुई है जून 2025 को, कि हमारे राजनयिक वहां पे जाएंगे, उनके राजनयिक हमारे वहां पे आएंगे, ठीक है। मार्क कार्नी के कनाडा के PM बनने के बाद ये सब हुआ है। तनाव का कारण क्या था? तो जून 2023 में वैंकूवर जो आइलैंड है वहां पे, वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थक और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे, ठीक है। अगला है यूके और मॉरिशस के बीच में चागोस संधि हुई है। चागोस संधि का स्वागत किया है भारत ने। ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता सौंपने के लिए 3.4 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का समझौता किया, ठीक है। तो जो चागोस द्वीप समूह था ये आता तो मॉरिशस में, लेकिन इसके वजह तक ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो मॉरिशस को अभी चागोस द्वीप समूह सौंप देगा यूके, और इसके बदले में जो यहाँ पे दूसरा द्वीप समूह है डिएगो गार्सिया, उसके लिए 3.4 बिलियन पाउंड का
पाउंड स्टर्लिंग का क्या किया, समझौता किया है, 99 साल के लिए इसको लीज पे ले लिया। ठीक है। डिएगो गार्सिया द्वीप चागोस का एक हिस्सा है। डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके यूएस सैन्य अड्डे के संचालन हेतु 99 वर्ष की लीज पर अधिकार बनाए रखेगा। ठीक है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम के नियमन हेतु चर्चा हुई है 12 से 13 मई 2025 को। कहां पर, न्यूयॉर्क में। यूएन महासभा में पहली बार ऐसा हुआ है। नियम निर्धारण की समय सीमा है 2026 तक। ऑटोनोमस वेपन पर क्या होगा, नियम बनाए जाएंगे। अगला है, पहलगाम हमले के साक्ष्य को प्रस्तुत किया है 22 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंधी समिति को। ठीक है। 1267 प्रतिबंधी समिति क्या काम करती है, तो ये आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों पर वित्तीय परिसंपत्तियों की जब्ती, यात्रा प्रतिबंध और हथियार आपूर्ति रोकने जैसे प्रतिबंध लागू करती है। ठीक है। भारत की मांग क्या है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की जो संस्था है उसको वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाए। अगली न्यूज है हमारे पास, टेबल टॉप एक्सरसाइज कब आयोजित हुई है, 9 मई को। कहाँ पर, क्वाड देशों के बीच में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर, होनोलुलु हवाई, जो हवाई नाम की जगह है वहां पर, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क की शुरुआत के लिए। ठीक है। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, क्वाड देशों के बीच में। क्वाड की स्थापना कब हुई थी, 2017 में। ठीक है। क्वाड की स्थापना 2017 में हुई थी। इसमें शामिल है यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। उद्देश्य क्या है इसका, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है। मध्य अरब सागर में समुद्री दावों को बढ़ाया किसने, 28 अप्रैल को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष। ठीक है। इसमें लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि के साथ दावा ठोका है संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भारत ने 28 अप्रैल को। अगला है, चोलिस्तान नहर परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई 25 अप्रैल को पाकिस्तान सरकार द्वारा। निलंबन का कारण है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि का निलंबन, आंतरिक विरोध एवं सिंध प्रांत की तीव्र आपत्तियां इसके ऊपर दर्ज कराई गई थी। परियोजना विवरण देखा जाए तो इसका हिस्सा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा है ये चौलिस्तान नहर परियोजना। इसका उद्देश्य है 6 नई नहरें बनाकर दक्षिण पंजाब में 12 लाख एकड़ बंजर भूमि को सिंचित कर कृषि योग्य बनाना। ठीक है। सार्क वीजा छूट योजना को निलंबित कर दिया गया 25 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के नागरिकों के लिए। ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, 1992 में सार्क वीजा छूट योजना की। चौथे सार्क शिखर सम्मेलन। ठीक है। चौथे सार्क शिखर सम्मेलन 1988 इस्लामाबाद के निर्णय के आधार पर 1992 में सार्क वीजा छूट योजना को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है, जो सार्क देश हैं, सार्क देश में कौन कौन शामिल होता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान के बीच क्षेत्रीय सहयोग और लोगों के संपर्क को बढ़ावा देना। वीजा धारक 1 वर्ष तक सार्क देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 8 हैं। अगला है, साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई न्यूज। पहली न्यूज है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट निष्पादन मॉडल को मंजूरी मिली 27 मई को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ये क्या है, तो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका उद्देश्य है भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और घरेलू एरोस्पेस उद्योग को मजबूत करना। ठीक है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के निष्पादन मॉडल को मंजूरी कब मिली, 27 मई को रक्षा मंत्रालय द्वारा। ये क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट क्या है, तो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। अगला है, भारत और डब्ल्यूएचओ के मध्य समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्थिति को सशक्त बनाना। इससे आयुर्वेद, योग, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, 1948। डब्ल्यू से शुरू होने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मुख्यालय लगभग कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन हुआ है 12 मई को नोएडा और बेंगलुरु में। ठीक है। कहाँ पर, नोएडा में और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा इसके पहले भारत ने 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप डिजाइन में सफलता प्राप्त की थी, परंतु 3 नैनोमीटर तकनीक अगली पीढ़ी की मानी जाती है। 3 नैनोमीटर चिप क्या है, तो 3 नैनोमीटर विश्व की सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक है। केवल कुछ ही वैश्विक कंपनियों के पास क्या कहते हैं 3 नैनोमीटर की चिप है। इससे इसमें अधिक ट्रांजिस्टर, कम ऊर्जा खपत और उच्च प्रदर्शन संभव है। अगला है, निसार उपग्रह। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण प्रस्तावित हुआ है जून 2025 में जीएसएलवी से। तो निसार उपग्रह जीएसएलवी से क्या हुआ, उसका प्रक्षेपण होगा। पूरा नाम क्या है इसका, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या कार्य करेगा, तो पृथ्वी पर वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं सहित महत्वपूर्ण परिवर्तनों की निगरानी करेगा निसार उपग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के मध्य सहयोगी समझौता हुआ है। इसरो और ईएसए द्वारा कब, नई दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रस्तावित है कब, इसका प्रक्षेपण कब होगा, 2028 में। पूरे स्टेशन का निर्माण कब तक हो जाएगा, 2035 तक। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब प्रस्तावित है,
तो क्या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनकर प्रक्षेपण होगा 2028 में। पूरा स्टेशन बनता कब तक, पूरा स्टेशन बनकर कब तक तैयार हो जाएगा, 2035 तक। प्रक्षेपण होगा 2028 में, पूरा स्टेशन बनकर तैयार होगा 2035 तक। ठीक है। एक्सियोम अक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने वाले 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग का चयन किया गया है 23 अप्रैल को इसरो द्वारा। प्रक्षेपण प्रस्तावित होगा जून 2025 को। प्रक्षेपण टाल दी गई 10 जून को। फाल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने के कारण आईएसएस पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, जाके वापस आ चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ही है। माइक्रोग्रेविटी क्या है, यह वह स्थिति है जिसमें वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 1 मिलियनवां हिस्सा अनुभव करती हैं, जिससे अंतरिक्ष में भारहीनता जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है। फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। इसकी भागीदारी है 15 देश। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल इस्तेमाल में वृद्धि, कश्मीर में आतंकियों द्वारा देखी गई है। इसका M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का निर्माण कौन करता है, अमेरिका। इस्तेमाल कौन करता है, अमेरिकी सेना प्लस नाटो बलों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये गैस चालित होती है, एयर कूल्ड होती है, मैगजीन फेड असॉल्ट राइफल है। ठीक है। फायरिंग क्षमता इसकी 700 से 950 राउंड प्रति मिनट है। मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी प्रभावी रेंज 500 से 600 मीटर के बीच में इसको मारा जा सकता है। अधिकतम रेंज कितनी है, 3600 मीटर तक। बुलेट प्रूफ वाहनों को भेज सकती है। ठीक है, M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल। अगला है आरएनए आधारित एंटीवायरल एजेंट विकसित किया है जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा आरएनए साइलेंसिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए, है ना, खीरा मोजेक वायरस के खिलाफ। तो आरएनए आधारित एंटीवायरल एजेंट किसके खिलाफ प्रयोग किया गया, तो खीरा मोजेक वायरस। ठीक है। तो कौन सी तकनीक का उपयोग किया है, तो आरएनए साइलेंसिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा। इससे क्या होगा, लाभ क्या होगा, फसलों के नुकसान को कम करेगा ये। ठीक है। खीरा मोजेक वायरस क्या करता है, एक प्रकार का प्लांट वायरस है। इससे प्रभावित होते हैं 1200 प्लस पादप प्रजातियां, जैसे खीरा, केला, अनाज, कद्दू आदि, है ना। इस वायरस से भारत में केले की फसल में लगभग 25 से 30% उत्पादन हानि होती है, इससे खीरा मोजेक वायरस से। ये किससे फैलता है, तो एफिड्स द्वारा। ठीक है, एफिड्स द्वारा क्या करता है, ये फैलता है। आगे हमारे पास पर्यावरण पारिस्थितिकी। पहली न्यूज हमारे पास भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है 26 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है। भारत फोरकास्ट सिस्टम कब लॉन्च किया गया, 26 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। इसको विकसित किसने किया, तो पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने, IITM ने, 5 महिला वैज्ञानिकों की टीम द्वारा स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है, भारत फोरकास्ट सिस्टम को, है ना। इसको विकसित किया है पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की 5 महिला वैज्ञानिकों की टीम द्वारा स्वदेशी रूप से। BFS की विशेषता क्या है, भारतीय फोरकास्ट सिस्टम की, ये दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर मौसम और वर्षा का पूर्वानुमान देने में सक्षम है भारत फोरकास्ट सिस्टम। इसका उद्देश्य है जो स्थानीय यानी ग्राम पंचायत और ग्राम या पंचायत स्तर पर जो है तक सटीक मौसम और वर्षा पूर्वानुमान, विशेषकर चरम वर्षा के पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना। आगे हमारे पास भारत के इतिहास में सबसे गर्म वर्ष घोषित हुआ है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 2024 को। 2024 में भारत का औसत वार्षिक तापमान कितना था, 25.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, भारत के इतिहास में सबसे गर्म वर्ष हो गया 2024। आगे हमारे पास वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी किया है 29 अप्रैल 2025 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा। इसके अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कितनी है, 117 गीगावाट। ठीक है, कुल क्षमता वैश्विक स्तर पर 1136 गीगावाट। सर्वाधिक अभी कुल क्षमता कितनी है पवन ऊर्जा से, तो 1136 गीगावाट है वैश्विक स्तर पर। इसमें अभी 2024 में कितना इसमें ऐड किया गया, 117 गीगावाट। ठीक है, सर्वाधिक स्थापित क्षमता वाला देश कौन सा है, चाइना पहले नंबर पे आता है, और भारत कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। ठीक है, पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा स्थापित करने में भारत कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। ठीक है, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पर होता है भारत में, तो गुजरात में। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में। ठीक है, GWEC का अनुमान है कि 2030 तक 981 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जुड़ सकती है। आवश्यकता है सालाना लगभग 320 गीगावाट की दशक के अंत तक। ठीक है, WWEC यानी जो की स्थापना कब हुई थी, WWEC की स्थापना 2005 में। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। ठीक है, आगे है हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 29 अप्रैल को नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत कब हुई, 29 अप्रैल को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक मजबूत प्रमाणन ढांचा बनाना, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा बाजार में विश्वास पैदा करना। ठीक है, भारत के सभी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों केवल निर्यात के लिए उत्पादन करने वालों को छोड़कर के लिए क्या कहते हैं प्रमाणन क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है, 2030 तक कम से कम 5
मैट्रिक मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को हासिल करना। ग्रीन हाइड्रोजन यह वह हाइड्रोजन है जो नवीनीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल का इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसीकरण से उत्पादित होता है। ठीक है। एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत हुई है 29 अप्रैल 2025 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा। ठीक है। एम फॉर नेचर की पहल की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? FAO द्वारा 29 अप्रैल 2025 को। यूके द्वारा वित्तीय सहायता 7 मिलियन इसको प्रदान की गई है एम फॉर नेचर पहल को। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन की निगरानी और रिपोर्टिंग को सशक्त बनाना। ठीक है। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा हुई 25 अप्रैल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्या है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकारी पहल है। ये हिस्सा बन जाएगी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत हुई थी 25 नवंबर 2024 को। इसका कुल बजट है 2481 करोड़ रुपए। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है 10,000। ठीक है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इसके तहत स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का? इसका उद्देश्य है प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक बायो इनपुट्स का समय स्थानीय स्तर पर उत्पादन व आपूर्ति करना। ठीक है। बायो इनपुट्स क्या होते हैं? तो बायो इनपुट्स प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले सामान जैसे जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, जैविक कचरे, गोबर, गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों को मिलकर बनते हैं। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान। तो ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में, बरोबर। उड़ीसा सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया है। कहाँ स्थित? तो मयूरभंज उड़ीसा में। निवास स्थल किसका है? तो विश्व के एकमात्र जंगली ब्लैक टाइगर का निवास स्थल है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था 2009 में। आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है उड़ीसा सरकार द्वारा 25 अप्रैल 2025 को। ठीक है। रिवाइव अवर ओशन पहल की शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2025 को। इसका उद्देश्य है स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाना और समुद्रों के सतत संरक्षण को प्रोत्साहित करना। ठीक है। लक्ष्य है 2030 तक विश्व के कम से कम 30% महासागरों की रक्षा के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। रिवाइव अवर ओशन मिशन की पहल। ठीक है। सचेत ऐप लॉन्च हुआ 27 अप्रैल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, NDMA द्वारा। विशेषता है इसकी रियल टाइम जियो टैक्स आपदा अलर्ट प्रदान करना। अगला है रिपोर्ट एवं सूचकांक। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 जारी हुआ 6 मई 2025 को UNDP द्वारा। शीर्षक है मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक HDR 2023 भारत की रैंक कौन सी? 130वीं है ना। 2022 में कौन सी थी? 133वीं। कुल शामिल देश इसमें कितने हैं? 193। स्कोर भारत का इसमें 0.685। श्रेणी है मध्यम मानव विकास। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर आता है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर आता है नॉर्वे। भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो चीन का स्थान 75वां है, श्रीलंका का 78वां, भूटान का 127वां, नेपाल का 145वां और पाकिस्तान का 168वां। HDI के निर्माता महबूब अल हक हैं, है ना। अमृत सेन के सहयोग से निर्माता महबूब अल हक पाकिस्तान के हैं। प्रथम प्रकाशन हुआ था 1990 में UNDP द्वारा। 3 प्रमुख आयाम है इसके, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है। आयाम भी पूछे जाते हैं तो याद रखना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके 3 प्रमुख आयाम है। प्रथम प्रकाशन इसका 1990 में हुआ था UNDP द्वारा। अगला है हमारे पास विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया है 3 मई को। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब जारी हुआ? 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स बॉर्डर्स इसने जारी किया है। रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा। ठीक है। इसमें कितने 180 देश शामिल है। भारत की रैंक इसमें 151वीं है, 2024 में 159वीं थी। ठीक है। 8 स्थान की इसमें क्या मिली है? बढ़त हासिल हुई है। समग्र स्कोर इसमें 32.96 है। श्रेणी है अत्यंत गंभीर स्थिति। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति यदि देखा जाए तो नेपाल 93 रैंक पे आता है, बांग्लादेश 149, पाकिस्तान 158 पे। ठीक है। शीर्ष देश इसमें नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया कौन सी कंट्रीज हैं? तो बाल्टिक कंट्री, बरोबर। निचले देश यदि देखा जाए तो 180 नंबर पे इटली आता है, 179 नंबर पे उत्तर नॉर्थ कोरिया आता है और 178 नंबर पे चाइना आता है। 5 संकेतक इसके अंदर जारी किए गए हैं, राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा। अगला है ग्लोबल मीथेन ट्रेकर रिपोर्ट 2025 जारी किया है 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। 2024 में ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन 145 मिलियन टन था। मीथेन उत्सर्जन प्रमुख स्रोत है। मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या क्या है? कृषि, ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र। ठीक है। शीर्ष मीथेन उत्सर्जक देश तेल एवं गैस क्षेत्र में देखा जाए तो USA और रूस है। कोयला क्षेत्र में यदि देखा जाए तो चाइना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगला है एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। इसमें शामिल है 35 देशों की कुल 853 विश्वविद्यालय। रैंकिंग इसमें यदि देखा जाए तो पहले नंबर पर सिंधुआ विश्वविद्यालय, दूसरे पे पेकिंग विश्वविद्यालय और तीसरे नंबर पर इसमें आता है भारतीय विज्ञान संस्थान। कहाँ पर है? जो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। भारत में इसका प्रथम स्थान है। ऑल ओवर इसका रैंक कितना है? 38, बरोबर।
आगे यदि देखा जाए तो अगली न्यूज हमारे पास 23वां दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 जारी किया अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने। ठीक है, विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, याद रखिएगा। 8 दक्षिण एशियाई देश इसमें शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एवं मालदीव। पत्रकारों की गिरफ्तारी मृत्यु देखा जाए तो गिरफ्तारी 69 पत्रकारों की हुई है, मृत्यु 20 पत्रकारों की हुई है। ठीक है, योजना, अब हम योजना भी कवर कर लेंगे इसी में। योजना हमारे पास पहली इंदिरा सौर गिरी जल विकासन योजना 2025, इसका शुभारंभ हुआ है 19 मई 2025 को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे इसके अंदर कुछ जानने लायक है नहीं। सागर में सम्मान पहल 2025 का और अनावरण किया गया है केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। समुद्री क्षेत्र में 10 महिलाओं को इसमें इसके तहत सम्मानित किया गया 18 मई को। 18 मई को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 18 मई को 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया है सागर में सम्मान पहल 2025 के तहत। उद्देश्य क्या है इसका? तो समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, कौशल विकास, नेतृत्व और समान अवसर सुनिश्चित कर लैंगिक समानता युक्त समुद्री कार्यबल का निर्माण करना। महिला नाविकों की संख्या यदि देखा जाए 2024 में 2557 थी, 2014 में 2014 में कितनी? 341। तो इसमें 649% की क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई। ठीक है, अगला है हमारे पास हरियाणा एआई विकास परियोजना। तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। इसको याद रखिए कि विश्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा इसके अंदर विश्व बैंक 70% की साझेदारी कर रहा है और राज्य सरकार 30% की। ठीक है, तो विश्व बैंक देख लीजिए, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देश इसमें 189 है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। संरचना यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, दोनों मिल गए। अभी अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान में? अजय बंगा जी। आगे यदि देखा जाए तो पनडुब्बी केबल पहल का प्रारंभ करने हेतु चुना गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा। ठीक है, उद्देश्य है हिंद महासागर का दीर्घकालिक अवलोकन करना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बंडूर तट के पश्चिम में 150 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल मल्टी पैरामीटर वेधशाला स्थापित की जाएगी। INCOIS की स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया लॉन्च किया है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। उद्देश्य है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाजार को बढ़ावा देना। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के मुख्य केंद्र के रूप में चुना गया है कांडला गुजरात को, पारादीप उड़ीसा को और तूतीकोरिन तमिलनाडु को। ठीक है, इससे ग्रीन वॉशिंग पर अंकुश लगेगा। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? तो जिसमें कंपनियां झूठे दावे करके खुद को पर्यावरण अनुकूल बताती हैं। समझ में आया? नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। नोडल प्राधिकरण है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM की शुरुआत हुई थी जनवरी 2023 में। लक्ष्य है 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ठीक है, आगे है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना 2025। इसको मंजूरी मिली है 5 मई को हरियाणा कैबिनेट द्वारा। उद्देश्य है राज्य के वरिष्ठ कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कवर किए गए क्षेत्र क्या क्या हैं? गायन, नृत्य, नाटक, रंगमंच, ललित कला आदि। ठीक है, अगला है कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम। शुरुआत हुई 16 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ से। तो कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। कब शुरू हुआ है? 16 मई को। ठीक है, इसका उद्देश्य है लिंग संवेदनशीलता बढ़ाना, यौन उत्पीड़न रोकना और छात्रों को साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए जागरूक करना। कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? कैंपस कॉलिंग मेरठ में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहतकर। ठीक है, 3 साल इसका कार्यकाल होता है। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। अब हमारे पास राज्यवार घटनाक्रम आ गए हैं। राज्यवार घटनाक्रम यदि देखा जाए तो बफर में सफर योजना की शुरुआत हुई 26 मई को उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा नई इको टूरिज्म पहल के तहत। ठीक है, बफर में सफर योजना क्या है? तो नई इको टूरिज्म पहल है। इसका उद्देश्य है जो बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। कहाँ लागू होगा? तो दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोन क्षेत्र में। ठीक है, आगे हमारे पास पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन शुरू हुई 26 मई को। कब शुरू हुई? 26 मई को। कहाँ शुरू हुई? भारतीय रेल और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसको जोड़ेगी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन। ठीक है, एक गंतव्य 3 वन ये पहल शुरू किया गया उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की थीम पर। उद्देश्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। अगली न्यूज है हमारे पास भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन हुआ है 15 मई को लखनऊ में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने के चांसेस हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र
15 मई को लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ है केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। विकसित किया गया उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत उद्देश्य है भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। टाइटेनियम क्या है? तो हल्की, मजबूत और जंगरोधी धातु है। इसका उपयोग होता है विमानन, रक्षा और दंत चिकित्सा इत्यादि में, ठीक है, और मोबाइल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। गोमती नदी के लिए चिंता जताई है पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिकों ने। इसके लिए शहरीकरण और प्रदूषण से उत्पन्न संकट पर इसकी समस्या जताई गई है। समस्या क्या है? तो नदी में ऑक्सीजन की कमी, फेकल कॉलीफॉर्म की अधिकता और अनुपचारित सीवेज की बढ़ती मात्रा। गोमती नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो माधव तांडा पीलीभीत में। गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो कैथी गाजीपुर में, ठीक है। गोमती नदी कैथी गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। माधव तांडा पीलीभीत में इसका उद्घाटन होता है। यदि यदि एग्जाम में पूछा जाए तो मैदान से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? तो गोमती नदी, ठीक है ना। अगला है हमारे पास, महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया 2 मई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि सखी योजना के तहत, ठीक है। उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित करना। भूमिका यदि देखी जाए तो कृषि सखी किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के प्रति जागरूक करेगी, जैविक खाद, कीटनाशक, बीज उपचार आदि पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगी व देगी, ठीक है। कृषि सखी को प्रतिमाह 5,000 मानदेय मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारे पास संयुक्त राष्ट्र पोशाक दिवस 2025 का आयोजित हुआ है वियतनाम में। प्रदर्शित किया इसको सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेषों को। तो संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 का कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वियतनाम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ है? वियतनाम में। ये क्या प्रदर्शित करेगा? सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेषों को प्रदर्शित करेगा, जब बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। गंगा एक्सप्रेस वे पर पहली बार नाइट लैंडिंग का सफल अभ्यास हुआ 1 मई को शाहजहांपुर यूपी में 3.5 किलोमीटर के हिस्से पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा। रणनीतिक महत्व यदि इसका देखा जाए क्या है, तो देश का पहला एक्सप्रेस वे जहां रात में भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग संभव है। गंगा एक्सप्रेस वे का विवरण देखा जाए तो इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, गुजरता है 12 जिलों के 518 गांवों से। देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए बिहार की 7 हस्तियों को 26 मई को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से, ठीक है। मतलब 7 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से बिहार की भी इसमें थोड़ा गलत लिख दिया उल्टा सीधा, ठीक है। 7 विजेता हैं पद्म विभूषण के शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको मिला है कला क्षेत्र में। और शारदा सिन्हा जो है उनको बिहार कोकिला के नाम से जाता है, ठीक है। तो आरओ में पूछा गया था पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को मिला है? तो 7 लोगों को, ठीक है ना। गया का नाम परिवर्तित करके गया जी कर दिया गया है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा मधुबनी बिहार में, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया? पीएम मोदी ने। कहां पर? मधुबनी बिहार में 24 अप्रैल को। ये क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणी में विजेता मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर बिहार की है। इसकी मुखिया प्रेमा देवी हैं। धनराशि 50 लाख रुपए, ठीक है। ये सवाल भी ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में पूछा गया है हाल फिलहाल में। एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश, ठीक है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यह मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी परियोजना है। पहली थी केन बेतवा लिंक, दूसरी थी पार्वती कला सिंध चंबल लिंक, तीसरी कौन सी हुई? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज। इसका उद्देश्य है एमपी और महाराष्ट्र में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करना। क्या करेंगी ये? ताप्ती बेसिन की जो है उसको, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए काम करेगा, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 1 स्टेट 1 आरआरबी नीति, इसके तहत अब टोटल कितनी आरआरबी की संख्या कितनी होगी? 28। पहले कितनी थी? 43। स्थापना कब हुई थी आरआरबी की? 26 सितंबर 1975 को आरआरबी एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। इसमें भागीदारी भारत सरकार की 50% होती है, जो प्रायोजक बैंक होता है उसकी 35% होती है। भारत सरकार अपनी 50% हिस्सेदारी में से प्रायोजक बैंक को ट्रांसफर कर सकता है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें 15% होती है, ठीक है। इसका विनियमन किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा। सुपरविजन इसका किसके द्वारा होता है? तो नाबार्ड के द्वारा, ठीक है ना। बायोफिल परियोजना लॉन्च हुई 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो झारखंड में, ये पता होना चाहिए। सोन जो कि गंगा की सहायक नदी है, उत्तर कोयल नदी उसकी भी सोन नदी की सहायक नदी है, समझ में आया। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व स्थित कहां पर है? झारखंड में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो झारखंड में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का आरंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नक्सल विरोधी अभियान है।
21 अप्रैल 2025 को आरंभ हुआ। छत्तीसगढ़ पुलिस प्लस सीआरपीएफ के द्वारा कर्रेगुटा पहाड़ी और अबू झमाड़ के दुर्लभ जंगलों में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर, ठीक है, किसको मार गिराया है? तो अबू झमाड़ क्षेत्र में शीर्ष माओवादी नेता नंबाला केशवराव को मार गिराया है, के सहित 27 नक्सलवादियों को, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। आइजोल चौथी पूर्वोत्तर राजधानी राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है, पहले जुड़ चुकी है कौन सी? गुवाहाटी, अगरतला, त्रिपुरा और नाहरलागुन, ठीक है ना। तो आइजोल जो है चौथी पूर्वोत्तर राजधानी जो रेल नेटवर्क से जुड़ी है। आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की। पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है बहराबी सरांग रेलवे लाइन के माध्यम से। अगला है हमारे पास, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो गाजियाबाद ने, ठीक है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? गाजियाबाद। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद, ठीक है ना। युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई चलो अभियान शुरू किया है यूपी ने। चुनौतियां मुझे पसंद है आत्मकथा किसकी है? आनंदीबेन पटेल की, ठीक है। आनंदीबेन पटेल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। पहली बार महिला अपराधों की रोकथाम के लिए दक्षिणी आंशिका वर्मा के निर्देशन में 5 सदस्यीय महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहाँ पर गठन किया गया है? तो बरेली में, ठीक है ना। कैंपस कॉलिंग पहल तो अभी हम पढ़ के हैं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में। यूपी का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापित किया गया है गोरखपुर में। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई कहाँ पे उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। अभी पढ़ के आए हम यूपी के सीएम और रक्षा मंत्री के द्वारा, ठीक है। राज मिश्र को ब्रिटेन के वेलिंगबोरे शहर का नया मेयर चुना गया है, उनका संबंध है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। भारत सरकार द्वारा 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना कहाँ की गई? जेवर, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में है। समझ में आया? यूपी ने एक जिला एक उत्पाद योजना में विभिन्न जिलों के कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? तो 12 उत्पादों को। अब कुल कितने हो गए? 74। साउथ एशियन आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले हिमांशु सिंह का संबंध है रसूलपुर गांव, संत कबीर नगर, यूपी से, ठीक है ना। यूपी गवर्नमेंट ने विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है, ये हमको पता होना चाहिए। अगला आप ये सब अदर स्टेट का है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़े यदि देखा जाए तो भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसकी पुष्टि की है नीति आयोग के सीईओ वीआर सुब्रमण्यम ने। जापान को पीछे छोड़कर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ठीक है। दुनिया की शीर्ष 5 बड़ी अर्थव्यवस्था यदि देखा जाए तो यूएसए, चीन, जर्मनी, भारत और जापान, ठीक है। तो जापान को पीछे छोड़ के भारत अब चौथे नंबर पे आ गया है। जल्दी हम जर्मनी को 2028 तक पीछे छोड़ने वाले हैं आईएमएफ के अनुसार। भारत बना विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार। शीर्ष 5 देश कौन से? यूएसए, चाइना, रूस, जर्मनी। भारत अब 5वें नंबर पे आ गया। वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है? 3.2%। 2024 में सैन्य व्यय हमारा $86.1 बिलियन था। नोट करने वाली बात है, भारत का खर्च पाकिस्तान की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है। पाकिस्तान की वैश्विक रैंक कितनी? 29th। और 2024 में सैन्य व्यय कितना था? $10.2 बिलियन। भारत की सैन्य व्यय में वृद्धि हुई 2023 की तुलना में 1.6%, 2015 की तुलना में 42% की वृद्धि हो गई, ठीक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। पहले नंबर पर कौन है? यूक्रेन। 16वां एशियाई शेर जनगणना 2025 जारी किया 21 मई को गुजरात सरकार द्वारा। 15वीं एशियाई शेर जनगणना कब हुई थी? 2020 में। 16वीं कब हुई? 2025 में। संख्या में वृद्धि देखा जाए 2025 में अब 891 शेर हो गए हैं। 2020 में कितने थे? 674 शेर। तो 217 शेर अधिक हो गए हैं, 32% की इसमें वृद्धि देखी गई है। एशियाई शेरों का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुबेद हैं, वल्नरेबल में आते हैं। संरक्षण का प्रोजेक्ट लायन 2020 के तहत किया गया है, ठीक है। लद्दाख बना है हिम तेंदुओं की सर्वाधिक सघनता वाला वैश्विक क्षेत्र। भारत में हिम तेंदुओं की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 709। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? लद्दाख में। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल में आते हैं, वल्नरेबल की श्रेणी में। हिम तेंदुओं को पहाड़ों का भूत कहा जाता है, बरोबर। हैमिश नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। अगला हमारे पास ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025 जारी किया है खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ द्वारा। एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। गंभीर भूखमरी का सामना किया 2024 में 295.3 मिलियन से अधिक 53 देशों में। 2023 की तुलना में 13.7 मिलियन अधिक है, ठीक है। संघर्ष प्रभावित देश कौन से? नाइजीरिया, सूडान और म्यांमार। गंभीर कुपोषण में वृद्धि दिखी गई सूडान और गाजा में। समझे? अगला है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 जारी किया है भारत के महापंजीयक द्वारा। भारत का कुल प्रजनन दर 2021 में देखा जाए 2.0 पर स्थिर है, 2020 के स्तर के समान। सर्वाधिक टीएफआर कितना है? बिहार का हम पढ़ के आए हुए हैं ऊपर, बिहार का 3.2 है। सबसे कम टीएफआर दिल्ली और पश्चिम बंगाल का 1.4 है। टीएफआर 2.1 को जनसंख्या स्थिरीकरण स्तर माना जाता है। हमारे पास जनसंख्या क्या हो गई? स्थिर हो गई है।
भुगतान विनियामक बोर्ड गठन किया 21 मई को आरबीआई द्वारा। 6 सदस्यीय बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? आरबीआई के गवर्नर जी। तो स्थान किसका लेगा? भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियामक एवं पर्यवेक्षण बोर्ड का। ठीक है, यह देश में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय होगा। बैठक होगी वर्ष में कम से कम 2 बैठक इसकी होनी जरूरी है। ठीक है, अधिशेष हस्तांतरण लाभांश को मंजूरी मिली आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को। लेखा वर्ष 2024-25 के लिए 2.96 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा अधिशेष ट्रांसफर है। ठीक है, 2.96 लाख करोड़ रुपीज। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया है दूरसंचार विभाग द्वारा। उद्देश्य है टेलीकॉम और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना। क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार को मंजूरी मिली भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप्स के लिए। उद्देश्य है पूंजी की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और नवाचार आधारित उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। गारंटी कवर सीमा में वृद्धि हुई 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ प्रतिवर्ष उधारकर्ता। लॉन्च हुआ 2022 में स्टार्टअप इंडिया मिशन पहल के तहत। स्टार्टअप इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। वर्ष 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला देश का तीसरा स्टार्टअप कौन बन गया है? पोर्टर। भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर उत्पादन बढ़ाए 3.63%, आयात घटा है 7.9%। ठीक है। संक्षेपण यदि देखा जाए पॉप लियो 10वीं को चुना गया 8 मई को कार्डियन रॉबर्ट फ्रांसिसो प्रोवेस्टो को सॉरी 267वें पॉप के रूप में। इनका जन्म हुआ था 1955 शिकागो में। वे चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं और पेरू के नागरिक भी हैं। उनके पास यूएसए और पेरू की दोहरी नागरिकता है। ठीक है, पायल कपाडिया को सम्मानित किया गया है फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से ऑफिसियर डॉन्स एल आड्रे डेस स्टार्टअप्स डेस लेटरेज से। ठीक है, ये भारतीय फिल्म निर्देशक है। ऑल बी इमेज इन स्लाइड पायल कपाडिया की है, इसको बस कल याद रखना, कपाडिया की पहली फिल्म है। 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल। आगे है बेंजामिन वेड्रीनेस। इनको मॉन्ट ब्लांक पर सबसे तेज चढ़ने और उतरने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। मॉन्ट ब्लांक कहाँ पर? तो वेस्टर्न यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये बेंजामिन वेड्रीनेस क्या है? फ्रांसीसी पर्वतरोही है। अरुण श्रीवास्तव को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है सिंडिकेट बैंक का। अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, इन्होंने स्थान लिया है प्रीति सूदन का। हरवंश चावला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक नियुक्त हुए हैं, इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं वित्त मंत्रालय के राज्य सचिव के रूप में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है केंद्र सरकार द्वारा पहलगाम हमले के बाद। इसके अध्यक्ष हैं आलोक जोशी जी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाद एंड टोबैगो की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है, पहली बार 2010 से 15 बनी। ठीक है, कमला प्रसाद विशेषर कहाँ की प्रधानमंत्री है? त्रिनाद एंड टोबैगो की। ठीक है, देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। तपन कुमार डेकाईबी के निर्देशक नियुक्त हुए हैं, 1 वर्ष का सेवा विस्तार हुआ इनका। प्रकाश मखदूम प्रबंधन निर्देशक नियुक्त है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजय जायसवाल। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो होते हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। संजय जायसवाल जी 1 साल का इनका कार्यकाल होता है। 2025-26 के लिए क्या हुए? ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बैजयंत पांडे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 2025-26 के लिए। 1 साल के लिए इनकी भी नियुक्ति होती है। डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का निधन हो गया 20 मई को तमिलनाडु में। वे परमाणु वैज्ञानिक थे, वे पद्म विभूषण से सम्मानित भी थे। डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन। जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है 20 मई को, भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी थे वे। बाबा शिवानंद का निधन हुआ है 3 मई को, योग के प्रख्यात साधक और आध्यात्मिक गुरु थे वे। ठीक है, अब पुरस्कार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है बानू मुश्ताक को, वो लेखिका है। ठीक है, अधिवक्ता और महिला कार्यकर्ता भी हैं। और ये दूसरी भारतीय लेखिका हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहली थी गीतांजलि श्री, उनकी पुस्तक कौन सी थी? टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री की। ठीक है, बानू मुश्ताक की पुस्तक कौन सी? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प किसकी पुस्तक है? बानू मुश्ताक की। हार्ट लैम्प कन्नड़ भाषा में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह है। ये लिखी गई थी कन्नड़ में, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीप भारती ने। ठीक है, मुश्ताक के साथ इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बानू मुश्ताक के साथ दीप भारती को भी इन्होंने क्या किया है? हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जगत गुरु रामभद्राचार्य को, ये संस्कृत विद्वान थे। और गुलजार को, ये कवि और गीतकार है। ठीक है, गुलजार का मूल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। और ये 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया, सबसे पुराना तथा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। इसको मिला जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को 58 नंबर का। ठीक है, 59 नंबर का भी प्रदान कर दिया गया है। जो अभी यूपी पीसीएस ए का पेपर हुआ था उसमें वो सवाल पूछा भी गया। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की विजेता है सार्वजनिक सेवा में कविता सुराना, लीजी प्रेशर, ए जारामिलो, एस क्रेनिटस। ठीक है,
ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को मिला है। खोजी रिपोर्टिंग कौन है? रायट्स स्टाफ। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को मिला है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया डॉक्टर मारिया गेला होंगरिया को। ये ब्राजील के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं सोनू सूद जी। भुवन विभू प्रदान किया गया है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल ऑफ ऑनर। यह पहली बार है जब किसी भारतीय वकील को मिला है। यह पुरस्कार बाल श्रम, तस्करी, बाल विवाह और यौन शोषण के विरुद्ध उनके जीवन पर्यंत कानूनी संघर्ष का सराहना देता है। ठीक है। चर्चित पुस्तकें यदि देख ली जाए तो रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा किसकी पुस्तक है? अरुण सिंघल प्लस देवेंद्र कुमार शर्मा की। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा किसकी पुस्तक है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा की। ठीक है। हार्ट लैम्प हृदयदीप किसकी पुस्तक है? बानू मुश्ताक की। इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार। ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी पुस्तक है? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की। अब कुछ सैन्य अभ्यास हैं। त्रिस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है मई 2025 में पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 आयोजित हुआ 1 से 2 मई को। कहां पर? कैवल्य धाम, लोनावाला, महाराष्ट्र में। उद्देश्य है पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना। 11वां सी ट्रेड मेरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है। कहां पर? दुबई में। ठीक है। 11वां सी ट्रेड मेरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ है सिंगापुर में। विषय था सुरक्षित और संरक्षित समुद्र। आयोजन कब हुआ? 2009 से। ठीक है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? सिंगापुर में। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित हुआ है वाशिंगटन डीसी में। उद्देश्य है अंतर क्षेत्रीय ज्ञान आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। अब कुछ चर्चित दिवस देख लिए जाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया जिसका थीम है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 3 मई को क्या मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग। 3 मई को क्या मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग। ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। थीम है जल्दी कार्यवाही करें, डेंगू रोकें। ठीक है। 16 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है। अब कुछ खेल घटनाक्रम है हमारे पास। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजित हुआ है 4 से 15 मई 2025 को। कहां पर? बिहार में। इसमें कुछ जो गेम्स थे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित हुए। ठीक है। जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग कहां पर हुए? नई दिल्ली में। सातवें इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? थलाइवा द लैंडलॉर्ड पीएम मोदी। शुभंकर थे गज सिम्हा, साहस और ऊर्जा का प्रतीक। थीम था खेल से देश, खेल से विकास। ठीक है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम क्या था? खेल से देश, खेल से विकास। ठीक है। डेमो खेल के रूप में शामिल हुआ है ई स्पोर्ट्स। शीर्ष प्रदर्शन करता है इसमें कौन रहा है? महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते हैं? 158। हरियाणा उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है। उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर रहा है? 7वें नंबर पे। बिहार कौन से नंबर पर रहा है? तो 15वें नंबर पे। ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है 19 से 24 मई को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में। ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है? दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव में। शीर्ष इसमें कौन आया? मणिपुर 14 पदक के साथ, है ना। और 7वें नंबर पे दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव जो आयोजक है 7वें नंबर पे आया। शीर्ष आया इसमें मणिपुर। ठीक है। एसए डबल एफ यू 19 अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ अरुणाचल प्रदेश में। ये दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। फाइनल इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 1-1 की बराबरी से हुआ है। फिर विजेता इसमें भारत पेनाल्टी शूटआउट से भारत क्या कर दिया? इसके अंदर जीत गया है। ठीक है। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप। एआईएफए अवार्ड आईफा अवार्ड 2025 आयोजन समारोह हुआ है भुवनेश्वर ओडिशा में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा। ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा हुआ है। विजेता इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? सुभाशीष बोस। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोथ। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में विशाल कैथ हैं, महिला में एलंगमबाम पंगोई चानू। ठीक है। भारतीय शतरंज, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं एलआर श्रीहरि। भारत के 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं केपी श्याम निखिल। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे 1988 में। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी 2002। ठीक है। अब हमारे पास वन लाइनर बचता है। वन लाइनर देखते हैं। भारतीय रेलवे का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट शुरू हुआ है पीएम मोदी द्वारा। कहां पर? गुजरात में। ठीक है। सबसे पावरफुल क्या कहते हैं हाइड्रोजन इंजन कहां पे शुरू हुआ है भारत का? तो हरियाणा में। दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन इंजन, डील इंजन। ठीक है।
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज अभियान शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है किसको? भारत को। WHO द्वारा भारत को ट्रैंकोमा रोग उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है नेत्र रोग के लिए, ठीक है। ट्रैंकोमा रोग को हमने खत्म कर दिया है। साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए E0 FIR पहल की शुरुआत किसने की? अमित शाह ने। कहां पर की है? कहां पर की है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 13 से 23 मई 2025 तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा अभियान नामक 11 दिवसीय अभियान आयोजित किया गया है। भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा? INS अर्नला, ठीक है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। दुनिया की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है विश्व पशु और स्वास्थ्य संगठन द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। किस देश ने गोnorrhea को दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? तो इंग्लैंड ने, ठीक है। वैक्सीन का नाम क्या है? 4CMENB। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर जंगली पहाड़ी बकरी एक प्रजाति है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडेम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया? रोटरडेम नीदरलैंड, ठीक है। रोटरडेम में कौन सी? रूर नदी आके गिरती है, ठीक है। ठीक है ना, राइन नदी जो रूर बेसिन से आगे गिरती है। रूर बेसिन किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए, जर्मनी में। नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। नेपाल के कौन से याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ग्लेशियर अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को, ठीक है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर है? डेनमार्क में। ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर है वाणिज्यिक स्तर का? डेनमार्क में, ठीक है। अमेरिका के शल्य चिकित्सा द्वारा विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 इसरो का 101 नंबर का उपग्रह मिशन है। इसका प्रक्षेपण विफल रहा है PSLV C61 की खराबी के कारण, ठीक है। छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक अडानी समूह ने लॉन्च किया है, ठीक है। पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी समूह ने। आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की किसने? BEL ने। तो आकाश तीर क्या है? किसी प्रकार का ये फाइटर जेट या किसी प्रकार का कोई मिसाइल नहीं है। ये क्या है? वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली आकाश तीर, ठीक है ना। पुष्कर कुंभ मेला आयोजन हुआ है कहाँ पर? उत्तराखंड में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? नेपाल में। 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नेपाल में आयोजित हुआ है। पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड में। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। दोहा डायमंड लीग कतर में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता? जूलियन बीबर ने। फॉर्ब्स के 2025 की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है। ये पुर्तगाल के फुटबॉलर है। नीरज चोपड़ा को सेना द्वारा मानद उपाधि प्रदान की किसकी? लेफ्टिनेंट कर्नल की। निकोसोर डैन रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त हुई है कशिश चौधरी, ठीक है। सूडान का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है? कामिल अल ताइब इदारिस, ठीक है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई नियुक्त हुए हैं, ठीक है। दो भारतीय मूल की कनाडाई को भारत के कनाडा के मंत्रिमंडल में विदेशी मंत्री व अंतर्राष्ट्रीय विदेश मंत्री को बनाया गया है क्रमशः अनीता आनंद और मनिंदर सिंधु को, ठीक है। तो अनीता आनंद क्या बनी? कनाडा में विदेश मंत्री बनी है। तथा अंतर्राष्ट्रीय विदेश मंत्री कौन बनी है? मनिंदर सिंधु। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बना है? KC वेणुगोपाल। यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सालीन सालेह बिन बिक्र। जर्मनी का नया चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। 78वें कांस फिल्म में पाल्मे डिसियोर पुरस्कार किसको मिला? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। इसके निर्देशक कौन है? जाफर पनाही, ईरान के, है ना। 78वें कान फिल्म में मानद पाल्मे डी और सम्मान किसको मिला? रॉबर्ट डी नीरो को। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन प्लस कंबोडिया के मध्य हुआ है। ऑपरेशन शिवा शुरू किया अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन हेतु सुरक्षा बलों द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन कगार नक्सलियों के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया, हम पढ़ के आए हैं। ऑपरेशन नादेर ये पुलवामा में आतंकवादी विरोधी अभियान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मई का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताइए कि आपको आगे क्या चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।